हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका एक बार फिर से हार्दिक वेलकम करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल आके क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने आरपीएफ टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें जीके और जीएस के आपको बहुत ही शानदार 50 एमसीक्यू हर वीडियो में करवाए जाते हैं। तो दोस्तों, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अपना आज का चौथा मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। उम्मीद है आप सभी को सीरीज बहुत अच्छी लग रही है। जो बच्चे वीडियो को पूरा देख रहे हैं उनको जरूर इससे लाभ मिल रहा है। ठीक है, हर एक एग्जाम में जो पहले क्वेश्चन आए हैं वो भी करवाए जा रहे हैं, जो नए आ सकते हैं, और साथ में उनका डिस्क्रिप्शन भी आपको बताया जा रहा है, ताकि जिससे आपका लगभग टॉपिक भी उस चीज से रिलेटेड क्लियर होता रहता है। और जैसे ही क्वेश्चन रिपीट होने लग जाएंगे तो आपकी जीके बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, और जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिए। जब वहां पर लगभग सारे बच्चे आ जाएंगे तो वहां पर हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करने स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हर क्लास की। चलिए पहला क्वेश्चन, मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय क्या है, बताइए भाई। ठीक है, मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय क्या है ये आपको बताना है। चलिए बताते हैं। मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय है भक्ति। भक्ति भावना से प्रेरित है ये। किसकी भक्ति से? तो ये नृत्य किया जाता है राधा कृष्ण के प्रेम को दर्शाने के लिए। ठीक है, अगर ऑप्शन में नाम दिया हो तो किसकी भक्ति से, तो भगवान विष्णु या विष्णु से प्रेरित है ये नृत्य। ठीक है, तो मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय क्या है? भक्ति है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन से जुड़ा है? तो आपका कौन सा त्योहार जुड़ा है भी? रक्षाबंधन। यहाँ पे थोड़ा सा कट हो गया, देखिए इसको। रक्षाबंधन, रक्षाबंधन। टाई ऑफ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का मतलब रक्षा। ठीक है, रक्षा। टाई ऑफ प्रोटेक्शन यानी रक्षा का धागा किस त्योहार में? अब समझ में आ गया। रक्षा का धागा बहन भाई की कलाई पर बांधती है कि भाई उसकी रक्षा करेगा, तो रक्षाबंधन त्योहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ किस वर्ष में था? तो कब से हुआ भाई? 1930 से हुआ। ठीक है, कब से हुआ? 1930 से हुआ। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि पहला किसने जीता था? उरुग्वे ने, उरुग्वे। ठीक है, पहला विश्व कप किसने जीता था? उरुग्वे ने। अर्जेंटीना रनर अप रही थी, यानी फाइनल किन किन के बीच में हुआ था? अर्जेंटीना और उरुग्वे के बीच में। अर्जेंटीना दूसरे नंबर पर रहेगी, अर्जेंटीना। ठीक है, और 1904 में फीफा एसोसिएशन है जो, ठीक है, फीफा की स्थापना हुई थी। फीफा वर्ल्ड कप बोलते हैं हम फुटबॉल वर्ल्ड कप को। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, हो सकता है आपसे फुल फॉर्म पूछ ले। 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 7 देशों ने मिलकर बनाया था। हर 4 साल बाद होता है ये वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप कितने साल बाद होता है? हर 4 साल बाद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरीके से डिटेल से आपको हर क्वेश्चन को पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय एथलीट मारिया सारापोवा की आत्मकथा है? मारिया सारापोवा की आत्मकथा है भाई अनस्टॉपेबल। ध्यान से देखिए, इसमें अनस्टॉपेबल, माई लाइफ सो फार, ये है किसकी? मारिया सारापोवा की। और इसमें है अनब्रेकेबल, ये भारत की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये किसकी आत्मकथा है? मैरी कॉम, भारतीय मुक्केबाजी में है जो मैरी कॉम। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन में रिलेट एक क्वेश्चन और मिलेगा जो अगले एग्जाम में आ सकता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है? अभी 5 सेकंड का समय, जल्दी बताइए। 5 कंप्लीट हुए। अब देखिए लैपटॉप, क्योंकि इसको क्या है, आप कॉपी की तरह बंद कर सकते हैं, सिंपल है। ठीक है, बैग में ले जा सकते हैं, कहीं पे भी
तो लैपटॉप को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर नोटबुक के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सलामी कौन लेता है? कौन लेता है भाई? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश। तो कौन लेता है गणतंत्र दिवस के दिन? राष्ट्रपति लेता है। कौन सलामी लेता है? राष्ट्रपति लेता है। ठीक है, नेक्स्ट। मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? बताइए। पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण, लौह युग, नवपाषाण। तो इसको कहा जाता है आरंभिक, यानी आरंभ में कौन सा था? पुरापाषाण काल। ठीक है, ओल्ड स्टोन एज, पुरापाषाण काल। इसमें किसका? कुल्हाड़ी का प्रयोग किसमें? पुरापाषाण में। ठीक है, उस दिन हमने पूछा था तांबा किस में प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आगे भी। आग का प्रयोग कब से? तो कुल्हाड़ी का प्रयोग पुरापाषाण काल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? तो सांची का स्तूप। सांची का स्तूप है वो क्या है? बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। इस तरीके से आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते रहेंगे और तैयारी जारी रखनी है। भी भर्तियां आ चुकी है, हरियाणा की भर्ती भी आ चुकी है, उसमें भी इंडिया जीके के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आरपीएफ का तो आपको पता ही है वेटेज कितना है। तो हर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से हर साल 15 से 16 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आते ही आते हैं। और हम आपको शुरू से लेकर अब तक जितने भी आरपीएफ के या एसएससी के एग्जाम हुए हैं उनके जीके के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर रिपीट करवा देंगे, ताकि 20 से 25 क्वेश्चन अगर रिपीट हों तो आपको यहीं से सीधा सीधा आंसर पता हो। चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चोल साम्राज्य की तो विद्यालय ने। किसने की थी? विद्यालय ने। ये इतिहास के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से हर सब्जेक्ट से, ये नहीं इतिहास का भूगोल भी है, राज्य व्यवस्था भी है। ठीक है, सातवाहन का सबसे महत्वपूर्ण शासक था, कौन सा था भाई? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। देखिए इसको इससे रिलेट कर सकते हैं, सातवाहन। ठीक है, सातवाहन सातकर्णी। तो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी किसका सबसे महत्वपूर्ण शासक था? सातवाहन वंश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? जयचंद और महमूद गजनवी, जयचंद और मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज तृतीय और महमूद गजनवी, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी। बताइए भी। देखिए पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद में 1194 में, देखिए 1191 में हुआ था तराइन का पहला युद्ध, 1192 में हुआ था तराइन का दूसरा युद्ध, और 1194 में जो हुआ था वो हुआ था ये चंदावर का युद्ध। ठीक है, ये पृथ्वीराज चौहान जीता था। कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान जीता था पहला। ठीक है, दूसरे में मोहम्मद गोरी ने क्या किया? इसको हरा दिया। ठीक है, मोहम्मद गोरी जीता था 1192 में, और ये फिर से आक्रमण करता है 1194 में। किसके साथ? ये जो जयचंद है ना, ये पहले दूसरे युद्ध में है, ये इसके साथ था। किसके साथ था? मोहम्मद गोरी के साथ था 1192 में। ठीक है, फिर से चंदावर पे हमला कर देता है और इसको भी। यही तो भेदभाव की नीति अपनाते थे बाहर वाले, जितने भी शासक आए थे या अंग्रेज आए थे, पहले फूट डालते थे। अब इसके साथ जयचंद के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान को 1192 में हरा दिया, फिर एक साल छोड़कर अगले साल फिर वापिस आया 1194 में, फिर इसकी सेना कमजोर हो गई तो इसको भी हरा दिया। इस प्रकार से राज करते थे। तो 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार से डिटेल में पढ़ोगे तो हो सकता है इसे रिलेट ये वाला क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, जो साथ में आपको बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए भाई। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? बताइए भाई। मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी अकबर ने। ठीक है, अकबर को हिंदुओं का राजा माना जाता है, इसको हिंदुओं से भी उतना ही प्रेम था। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
श्री गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालिस्तान के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो उस समय किसका शासन था? मुगलों का। तो किसके खिलाफ विद्रोह कर दिया? मुगलों के खिलाफ। ठीक है, किसके खिलाफ किया था? मुगलों के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जब पहली रेलवे लाइन बिछाई गई उस समय गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, 1853 में चली थी ना, 1853 में चली थी मुंबई से थाने। ठीक है, पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी। अब इनके आगे लॉर्ड नहीं लगाया जाता, भी पहले लगाया जाता था, लेकिन ये क्वेश्चन पुराना है तो सेम रिपीट हो गया। ठीक है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? किस वर्ष पारित हुआ था? तो वही 1929 में। देखिए आपको बताता हूँ कि जब भारत 1929 में ये अधिनियम आया, उस समय लड़कों की आयु थी 18 वर्ष मैरिज की, और लड़कियों की थी 14 वर्ष। फीमेल की बोल देता हूँ यहाँ पे मेल की। ठीक है, फिर बाद में 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो इसकी कितनी कर दी गई? 18, लड़कों की तो 18 वर्ष ही थी। ठीक है, मेल की 18, फीमेल की कितनी हो गई थी? 15 कर दी गई। ठीक है, 15। लेकिन जब लास्ट में 1978 में इसको संशोधन हुआ तब मेल की 21 कर दी गई और फीमेल की 18 कर दी गई। ठीक है, ये बाल विवाह निषेध अधिनियम इस तरीके से है। 1929 में स्टार्ट हुआ था, 1929 लिखना था यहाँ पे। 1929 में स्टार्ट हुआ था। उस समय 18 वर्ष और 14 वर्ष थी, फिर 18 और 15 यानी लड़कियों की उम्र 1 साल बढ़ा दी गई, और इसके बाद में 21 से 18 कर दी गई कि मेल की 21 और फीमेल की 18 कर दी। ठीक है, तो ये था आपका बाल निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम। 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? हरिजन सेवक संघ के तो महात्मा गांधी। किसने स्थापना की थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती भी मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ये हमने पहले भी किया था। कब हुई थी भाई? 1791 में। ठीक है, 1791 में। नेक्स्ट, क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत कोई धन विधेयक जो राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, खालिस्तान के द्वारा हस्ताक्षरित एक पृष्ठांकित प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित होना चाहिए कि यह एक धन विधेयक है। तो ये क्या कहना चाहता है भी? अनुच्छेद 111 में क्या दिया गया है कि कोई भी धन विधेयक है वो राष्ट्रपति के सामने जाता है अनुमति के लिए, तो उस पर किसके हस्ताक्षर होने चाहिए? ठीक है, किसके द्वारा प्रमाण उसका होना चाहिए कि ये एक धन विधेयक है? तो ये होता है भी लोकसभा अध्यक्ष के हस्ताक्षर उस पर पहले होने चाहिए। क्लियर है? किसके? लोकसभा अध्यक्ष के। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? 111। 111। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके? लोकसभा अध्यक्ष के हस्ताक्षर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित शख्सियतों में, ठीक है, निम्नलिखित जो शख्सियत यानी व्यक्ति दिए गए 4 में से किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। किसको किया गया था भाई? BN राव को। BN राव को संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में। ठीक है, BN राव की फुल फॉर्म क्या है? बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, बेनेगल नरसिंह राव, BN राव की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्नलिखित को सौंप सकता है। किसको सौंप सकता है? भी लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंप सकता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव खालिस्तान द्वारा आयोजित किए जाते हैं। किसके द्वारा? पंचायती राज, ठीक है, पंचायत के जो चुनाव होते हैं संस्था के, वो किसके द्वारा किए जाते हैं? तो राज्य चुनाव आयोग होता है, ठीक है, राज्य चुनाव आयोग। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है? भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है? तो ये है भाई, सर्वोच्च न्यायालय के पास भी है और उच्च न्यायालय के पास भी है, ठीक है, दोनों के पास है। तो ऑप्शन सी में दे रखा है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों किसकी व्याख्या कर सकते हैं? संविधान की कर सकते हैं, ठीक है, आर्टिकल 147 में दिया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। किसी फर्म की वस्तु सूची में परिवर्तन को खालिस्तान के रूप में समझा जाता है, निवेश के रूप में भी, ठीक है, निवेश के रूप में। विनिवेश क्या होता है? जब कोई सरकार या संस्था किसी को मतलब फर्म में इन्वेस्ट करती है तो उसको विनिवेश बोलते हैं, ठीक है, बेच देती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अवसंरचना क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है। तो कौन नहीं है? अभी कृषि को इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं माना जाता, ठीक है, नहीं माना जाता। बांध माना जाता है, राजमार्ग, ठीक है, ये विकास का हिस्सा, वहां विद्युत बिजली भी होनी चाहिए। कृषि का जो क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र है अपना, ठीक है, भारत की लगभग जनसंख्या इसी पे डिपेंड करती है, ठीक है, लेकिन इसको इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक यानी डायरेक्ट टैक्स कोड बिल कब पेश किया गया? डायरेक्ट टैक्स कोड बिल कब पेश किया गया? कब पेश किया गया? तो 2010 में पेश किया गया, ठीक है, 2010 में, 2010 में। नेक्स्ट, बैंकिंग एजेंट के रूप में नियुक्त की गई महिला SHG सदस्य को क्या कहा जाता है? तो बैंक सखी कहा जाता है, ठीक है, SHG को क्या कहा जाता है? बैंक सखी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थैलिनोमिक्स को खालिस्तान के आर्थिक सर्वेक्षण में पेश किया गया था। कब किया गया था? अभी तो 2019-20 में। अब ये थैलिनोमिक्स है क्या? ठीक है, तो ये क्या है? इकोनॉमी, द इकोनॉमी ऑफ वन प्लेट इन इंडिया। यानी सीधी सी बात है ये कि इंडिया में खाने की कीमत क्या है, खाना किस कीमत पर मिलता है, खाने की कीमत है वो क्या है, ठीक है, तो उसका पता लगाने के लिए शुरू की गई थैलिनोमिक्स को खालिस्तान के आर्थिक सर्वेक्षण में पेश किया 1920 के, 2019 और 20 के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्वेत प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण भी, ठीक है, घटक रंगों में मतलब श्वेत बहुरंगी प्रकाश होता है, ये हमने पहले भी किया था, ठीक है, तो ये जब अपने रंगों में विभाजित हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है? सुचालक नहीं है भी, ठीक है, ग्रेफाइट है, सोना भी विद्युत का सुचालक है, मिट्टी भी है, यानी हीरा बच गया हमारा। हीरा विद्युत का क्या है? कुचालक है, सुचालक नहीं है, कुचालक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हीरा। क्वेश्चन पे देखना है कि नहीं है पूछा है या है पूछा है, ठीक है, दोनों में आंसर चेंज हो जाता है। 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए भी अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र की ओर लगने वाला बल का दूसरा नाम क्या है? जो केंद्र की ओर लगने वाला बल है उसका दूसरा नाम बताना है हमें। बताइए भाई, अपकेंद्री है या अभिकेंद्री है तो दोनों में से एक। ठीक है, बताइए कौन सा है। देखिए यहाँ पे समझा देता हूं आपको कैसे होगा। ठीक है, ये अपना एक सर्कल है। अब देखिए इसमें एक अपकेंद्री है एक अभिकेंद्री है, इसका आंसर है अभिकेंद्री। अब देखिए ये सर्कल का सेंटर है। ठीक है, अब जो इस पॉइंट से सर्कल की तरफ जब फोर्स लगेगा, सर्कल की तरफ यानी सर्कल की ओर जब फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं अभिकेंद्री, यानी केंद्र की ओर लगने वाले बल। ठीक है, तो अभिकेंद्री बल। अब जब यही सर्कल इस प्रकार से देखिए और इसका केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है, ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर, तो इसको बोलते हैं अपकेंद्री बल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अभिकेंद्री बल। केंद्र की ओर लगने वाला बल कौन सा होता है? अभिकेंद्री बल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरीके से आपको समझ के करना है, बिल्कुल अच्छे से बताया जाएगा। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? ये आसान सा क्वेश्चन है, 343 मीटर प्रति सेकंड। देखिए बार बार रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 343 मीटर प्रति सेकंड क्या होता है? वायु में ध्वनि का वेग होता है। ठीक है, वेग को वेलोसिटी। ठीक है, अंग्रेजी भौतिक वैज्ञानिक विज्ञानी जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने खालिस्तान के आधार को रेखांकित किया था। किस आधार को, यानी कौन सा सिद्धांत दिया था? गुरुत्वाकर्षण दिया था, कंपन ग्रहण का, संरक्षण का सिद्धांत? इसने दिया था भाई संरक्षण का, यानी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत दिया था। अब इसने क्या कहा था? पहला पॉइंट कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में बता रहा हूं कि ये जो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है ये इसने क्या कहा था। दूसरा, इसको ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे क्या किया जा सकता है? रूपांतरित किया जा सकता है। रूपांतरित, एक रूप से दूसरे रूप में, ठीक है, एक से दूसरे में रूपांतरित किया जा सकता है, लेकिन इसे ना तो बनाया जा सकता है ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है ऊर्जा को। ठीक है, तो ये था हमारा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 35। डैश का उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर के दाब को मापने के लिए किया जाता है। किसका भाई? टोनोमीटर का। ठीक है, टोनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्यक्ति की आंखों के अंदर जो दाब होता है उसको मापने के लिए। टेलीस्कोप, सॉरी, टोनोमीटर। टेलीस्कोप तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए होता है, टोनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए पहला देखते हैं, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी ज्यादा होता है। ये गलत हो गया, ये सही नहीं है। ठीक है, पहला ही आंसर आ गया हमारा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये नहीं है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या कहा था इसने कि ये जो नाभिक होता है ये परमाणु के बिल्कुल केंद्र में पाया जाता है। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विटा मार्ग में चक्कर लगाते हैं, ये भी सही है आपका। परमाणु का केंद्र पॉजिटिव होता है क्योंकि इसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है, जिसे नाभिक कहा जाता है। ठीक है, एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, ये भी सही है। तो कौन सा नहीं है अभी? ऑप्शन ए नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता धातुओं द्वारा दिखाई नहीं जाती? दिखने में उदासीन, आकार में बढ़ाना, एक तार में डालना, ऊष्मा का संचालन। तो दिखने में उदासीन, ये जो अवस्था है ये धातुओं के द्वारा दिखाई नहीं जाती विशेषता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश एल्यूमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया है। क्या है भाई? एनोडीकरण। एनोडीकरण। ठीक है, एल्यूमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनोडीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लैक्टिटोल निम्न में से किसके हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है? किसके हाइड्रोजनीकरण भाई? लैक्टोज की। देखिए
लैक्टिटोल, लैक्टोज, ठीक है, इसे रिलेट कर सकते हैं। लैक्टोज क्या है? एक शर्करा है, ठीक है, ग्लूकोज का ही एक भाग है, ग्लूकोज के विघटन पे बनता है लैक्टोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की आवर्त सारणी का एक उत्कृष्ट रासायनिक तत्व है? कौन सा है भी? हीलियम। हीलियम बहुत ही हल्की गैस होती है। हीलियम एक क्या है? बहुत ही उत्कृष्ट तत्व है, रासायनिक तत्व है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6371 किलोमीटर, ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6371 किलोमीटर क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है। नेक्स्ट, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी दूरी पर भी एक चक्कर पूरा करता है, ठीक है, एक चक्कर पूरा करता है भी, ठीक है। जैसे पृथ्वी क्या होता है, थोड़ा पृथ्वी का एग्जांपल लेके समझाता हूं कि ऐसे देखिए, ये है आपका सूर्य, ठीक है, सन, और ये है आपकी अर्थ, क्या है? अर्थ है, ठीक है। तो कैसे होता है? ये इसके चारों ओर परिक्रमा करती है, ठीक है, ऐसे चारों ओर परिक्रमा करती है, ठीक है। थोड़ा सही से बना देता हूं। अब देखिए कि एक तो ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, एक ये अपने अक्ष पे भी रोटेट करती है, ऐसे घूमती हुई जाती है, ऐसे 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 घूमती हुई, ऐसे, ठीक है, अपने अक्ष पे भी घूमती है और सूर्य के चारों तरफ भी ऐसे घूमती हुई जाती है, ठीक है। तो जो अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है, एक, उसमें लगते हैं इसको लगभग 24 घंटे, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, सॉरी, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लगते हैं, यानी 24 आवर, ठीक है, 24 घंटे। उससे दिन और रात बनते हैं, ठीक है, अपनी जो घूर्णन गति बोलते हैं इसको। एक होती है इसकी परिक्रमण गति, जो ये सूर्य के चारों ओर चक्कर पूरा करती है, ठीक है, उसमें लग जाते हैं इसको 365 सही 1/4 दिन, यहाँ पर 24 घंटे, इसको परिक्रमण गति बोलते हैं। तो देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी दूरी पर भी एक चक्कर पूरा कर लेता है, यानी जब चंद्रमा एक चक्कर पृथ्वी के चारों ओर पूरा करता है, तभी चंद्रमा का अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा होता है, ठीक है। तो ये 24 घंटे में करती है, 365 दिन इसको सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में लग जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से समझना है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, उतनी देर में ही वो एक अक्ष पर, अपने अक्ष पर एक बार घूमता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बताइए भाई, बिल्कुल आसान शब्द। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा, तो देखिए युआन, इनके बारे में बता देता हूँ, चीन की है, चीन की युआन है, जापान की पूछे तो येन है। मुद्राएं कर लेना अभी, थोड़ी 3-4 बता देता हूँ आपको मैं। जापान की येन है, नगुल ट्रम है, ये भूटान की है, ठीक है, ये भी भारत का पड़ोसी देश है, भूटान, ठीक है। क्यात है, ये म्यांमार की है, म्यांमार की, ठीक है, वर्मा भी बोलते हैं ये, ठीक है। टका है, ये बांग्लादेश की है, बांग्लादेश की है, ठीक है, इस हिसाब से याद कर लेना। तो युआन चीन की, नगुल ट्रम भूटान की, क्यात म्यांमार की, टका बांग्लादेश की। बांग्लादेश की मुद्रा पूछिए तो ऑप्शन हमारा डी सही है, टका होती है, ठीक है। राजधानी पूछे तो ढाका, ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। चीन की क्या है? बीजिंग है। भूटान की क्या है? थिम्पू है। जापान की क्या है? टोक्यो है। तो इस तरीके से याद। कर्नाटक का अलमाटी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? अलमाटी बांध, ठीक है, कृष्ण, ठीक है। तो एक सीन याद कर लीजिए भाई, जहाँ पे कृष्ण लीला में क्या दिखाया जाता है कि श्री कृष्ण मिट्टी का एक गोला खा लेते हैं, तो उनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। तो अलमाटी बांध, यानी अलमाटी बांध, तो अलमट्टी बांध है ये। तो अलमाटी बांध से कैसे याद करेंगे? कृष्णा नदी के किनारे पर है। क्लियर? ऐसे याद करना है, रिलेट करके थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है? श्रीनगर के आभूषण के नाम से, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में देखिए डल झील, ठीक है, लोकटक
मणिपुर में है, ये कल ही बताया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आपको। देखिए इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आ गया अगले एग्जाम में। निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है? डल झील को कहां पर है? जम्मू कश्मीर यानी श्रीनगर। और इसके किनारे पर एक पार्क है, ठीक है, एक पार्क है जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। उसका नाम आप मेरे को कमेंट में बताओगे। एशिया का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है जो डल झील के किनारे है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? दूध में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? ए, सी और डी। सी विटामिन दूध में नहीं पाया जाता, सी नहीं पाया जाता तो कैंसिल हो जाएगा, सी भी नहीं पाया। देखिए विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, ये दूध में नहीं पाया जाता, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, बी और डी। ए, बी और डी, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार से करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पौधों में प्रोटीन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व उपयोग किया जाता है? कौन सा तत्व उपयोग किया जाता है? भी तो नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन हो गए। पीछे हमने पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल सहायक होता है, ठीक है, क्लोरोफिल सहायक होता है। पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करते हैं पौधे? छोड़ते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अब तत्व उपयोग किया जाता है, तो तत्व का पूछ ले तो नाइट्रोजन तत्व का उपयोग होता है। इस तरीके से आपको टॉपिक भी साथ साथ क्लियर होते जाएंगे क्वेश्चनों के माध्यम से, ठीक है। और सेम क्वेश्चन रिपीट देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में जब मिलेगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रोग जीवाणु से नहीं होता? हैजा जीवाणु से होता है भी, ठीक है, जीवाणु अंतर्ज्वर जीवाणु से होता है भी। जलतांक, रेबीज, रेबीज कुत्ते के कारण वायरस से होता है, वायरस से, ठीक है। महामारी भी जीवाणु से होती है, ठीक है, जीवाणु से। तो रेबीज हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जलांतक बोलते हैं इसको, रेबीज को। ये कुत्ते के काटने से होता है वायरस, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा रेबीज, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने, लुईस पास्चर ने, ठीक है। कई बार लुई लिखा भी आता है। लुईस पास्चर ने कब की थी? 1885 में। किसकी? रेबीज के टीके की खोज की थी, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना, क्या पता एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि रेबीज की टीके की खोज किसने की, कब की, ठीक है, लुईस पास्चर ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान जो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, कोशिका की मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो एटीपी, एटीपी, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राई, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। अब एडिनोसिन, ठीक है, इसके आगे देखिए ट्राई, ट्राई का मतलब तीन, तीन प्रकार का इसमें फॉस्फेट पाया जाता है। एक होता है आपका एडीपी, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए, यानी, ठीक है, एडीपी, डीएनए, आरएनए, ये तीन प्रकार का फॉस्फेट इसमें पाया जाता है, फॉस्फेट, ठीक है। तो इस प्रकार से याद करना है आपको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखिए इसका काम क्या होता है, ठीक है, इसका काम होता है ऊर्जा का उपयोग, ठीक है, कोशिका से जो ऊर्जा मिलती है उसका उपयोग और भंडारण, उपयोग और भंडारण। अब ऊर्जा मुद्रा क्यों कहा गया है? अब देखिए हम पैसे का क्या करते हैं, हमारे पास जो पैसा आता है उसका उपयोग भी करते हैं और पैसे की बचत भी करते हैं, इकट्ठा भी करते हैं ना, तो इसीलिए इसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा गया है, ठीक है। तो एटीपी हो जाएगा, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कितने प्रकार का फॉस्फेट होता है? 3 प्रकार का, एडीपी, डीएनए, आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का 50वां क्वेश्चन हो जाएगा, यानी आपका लास्ट क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, निम्नलिखित में से
कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो यकृत, लीवर। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है आपकी, यकृत, ध्यान रखना। और यकृत, लीवर लीवर हमारा क्या होता है, अगर आपका एक बार के लिए 85% लीवर भी खत्म हो जाता है तो ये अपने आप को क्या है, अगर आप खाने वगैरह का परहेज रखते हो, सही से हरी सब्जियां खाते हो, तो दोबारा से रिकवर कर सकता है लीवर। ऐसी ग्रंथि होती है जो खुद को रिकवर कर लेती है। ठीक है, तो ये था आपका 50 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट नंबर 4। ठीक है, देखिए अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, अच्छी प्लेलिस्ट चल रही है, आपको इससे लाभ हो रहा है, तो चैनल है हमारा आरके क्लासेस, इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे अपने मॉक टेस्ट नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।